हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज का हमारा टॉपिक है आगमन विधि, निगमन विधि। ये सीटेट और टेट दोनों की ही दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने 2 से 3 नंबर पक्के करने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और इससे रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेंगे। देखते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे हम आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर। जब उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तो वह आगमन विधि होती है। आगे विस्तार से इसके बारे में देखेंगे। आगमन विधि के जन्मदाता कौन थे? आगमन विधि के जन्मदाता अरस्तु थे। नेक्स्ट, इस विधि के शिक्षण में अध्यापक एक ही प्रकार के कुछ विशेष उदाहरण रखता है और बालक की सहायता से उसका हल ज्ञात करता है। तत्पश्चात तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करते हुए सामान्य सूत्र नियम की ओर अग्रसर होता है। ऊपर हमने आपको क्या बताया कि उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। सबसे पहले उदाहरण बताते हैं, फिर उन उदाहरणों की सहायता से नियम निकाला जाता है। वही चीज़ यहाँ पे पूरी व्याख्या करके दी गई है। अध्यापक पहले क्या करता है, कुछ विशेष उदाहरणों को रखता है और बालक की सहायता से उनको हल करता है। उसके पश्चात तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करते हुए सामान्य सूत्र नियम की ओर अग्रसर होता है। आगे देखते हैं। इसमें निम्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। हमारी जो आगमन विधि है इसमें निम्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे विशिष्ट से सामान्य की ओर। सबसे पहले क्या होता है आगमन विधि में? सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे उदाहरण। उसके बाद हमारा क्या आता है? नियम आता है। तो जो उदाहरण होता है वह विशिष्ट होता है और जो नियम होता है, नियम या सूत्र, वह होता है हमारा सामान्य। नियम हो गया सामान्य और उदाहरण हो गया विशिष्ट। तो यह होता है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है आगमन विधि में। जैसे स्थूल से सामान्य की ओर, उदाहरण जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, स्थूल होता है, और जो हमारा नियम निकल के आता है वह एक छोटा सा होता है, एक लाइन का एक छोटा सा, वह सूक्ष्म होता है। तो यह हो गया हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं इसमें। मूर्त से, नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मतलब जिन चीज़ों को हम जानते हैं जो हमारे सम्मुख होती हैं। अमूर्त जिनको हम नहीं जानते या जो हमारे सम्मुख नहीं होती हैं। जो उदाहरण होते हैं वह बच्चे जो चीज़ जानते हैं उससे उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है। तो उदाहरण हमारे मूर्त होते हैं और जो नियम निकल कर आ जाता है, नियम निकल कर आता है, नियम को हम पहले से नहीं जानते, उदाहरणों के माध्यम से वो निकाल लिया जाता है। तो नियम हमारा हो गया अमूर्त। तो जो आगमन विधि होती है उसमें मूर्त से अमूर्त की ओर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चे जो कुछ जानते हैं उनसे रिलेटेड उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो उदाहरण हमारे ज्ञात हो गए और जो नियम निकल कर आ जाता है वह अज्ञात चीज़ निकल कर आ जाती है। तो हमारा उदाहरण क्या हो गया? अज्ञात हो गया। उदाहरण ज्ञात हो गया और जो नियम निकल कर आया वह अज्ञात हो गया। तो इसमें हम ज्ञात से अज्ञात की ओर का प्रयोग भी करते हैं। कौन कौन से हो गए? विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगे देखते हैं आगमन विधि के सोपान। आगमन विधि के कितने सोपान हैं? 4 सोपान हैं। कौन कौन से? जैसे उदाहरण का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले क्या करते हैं? उदाहरण का प्रस्तुतिकरण करते हैं। उसके बाद सेकंड निरीक्षण करते हैं। उसके बाद सूत्र निकल कर आता है या सूत्रीकरण करते हैं। उसके बाद उस सूत्र का परीक्षण या सत्यापन किया जाता है। अब देखेंगे उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण क्या होता है। इस सोपान में अध्यापक एक ही प्रकार के कई उदाहरण प्रस्तुत करता है और बालक की सहायता से उदाहरण का हल ज्ञात करता है। क्या होता है इसमें? अध्यापक कई प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करता है और बालकों की सहायता लेकर उन उदाहरणों को हल ज्ञात करता है। आगे देखते हैं अवलोकन या निरीक्षण करना। इन्हीं सोपानों के नीचे व्याख्या की गई है। सबसे पहले उदाहरण का प्रस्तुतिकरण कर दिया, उसके बाद उसका अवलोकन या निरीक्षण करेंगे। तो इसमें क्या होता है? हल ज्ञात करने के बाद अध्यापक बालक की सहायता से उसका निरीक्षण करता है और निष्कर्ष पर पहुंचने की चेष्टा करता है। आगे देखेंगे इसके बाद क्या होता है? सामान्यीकरण या सूत्रीकरण।
इसमें क्या होता है, निरीक्षण करने के बाद अध्यापक बालक की सहायता से तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करने के बाद सामान्य नियम का प्रतिपादन करता है। क्या करता है अध्यापक, बालक की सहायता लेता है और तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करता है और उसके बाद जो सामान्य नियम है उसका प्रतिपादन करता है, मतलब यहाँ पे सूत्र निकलता है। उसके बाद फोर्थ है परीक्षण एवं सत्यापन। जब सूत्र निकल कर आ जाता है तो फिर उस सूत्र का सत्यापन भी तो करना होगा, तभी तो बच्चे मानेंगे कि हाँ ये सही है। तो सत्यापन करने के लिए बालक अन्य समस्यात्मक प्रश्नों को हल करके अपने उत्तर की सत्यता की जांच करते हैं। परीक्षण का जो सत्यापन है वह बालक खुद करते हैं और अपने समस्यात्मक प्रश्नों को हल करके और उत्तर की सत्यता की जांच करते हैं कि ये सही है या नहीं। वो जो फार्मूला निकल कर आया है नियम, उसका सत्यापन करते हैं कि वो सही निकल कर आया है या नहीं। आगे देखेंगे आगमन विधि के गुण, इसके दोष भी हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये सभी हम देखेंगे। आगमन विधि के गुण, पहला है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि, क्योंकि इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। बच्चों के सामने जब उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं तो प्रत्यक्ष उनको सब कुछ बच्चों की सहायता से ही किया जाता है, तो उसमें बच्चे भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ये कैसा है, प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित है और यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट है इस विधि द्वारा विद्यार्थी स्वयं नियमों की खोज करता है। जैसे हमने आपको बताया कि विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर कार्य करते हैं और इसमें शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और वो स्वयं नियमों की खोज करते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी स्वयं नियमों की खोज करता है जिससे उसका जो अर्जित ज्ञान होता है वह स्थायी बन जाता है। क्या होता है, उसका जो अर्जित ज्ञान स्थायी बन जाता है। नेक्स्ट है छोटी कक्षाओं के लिए यह उपयोगी विधि है। छोटी कक्षा में पाठ्यक्रम तो ज़्यादा होता नहीं है, जितना भी पाठ्यक्रम होता है उसे बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा पढ़ाया जाता है। तो छोटी कक्षाओं के लिए एक उपयोगी विधि है और इससे बच्चों को आनंद भी आता है और विषय के प्रति बच्चों की रुचि भी रहती है। नेक्स्ट है इस विधि के शिक्षण में गणित के प्रति उत्सुकता एवं रुचि बनी रहती है। गणित के शिक्षण में जब इस विधि का प्रयोग किया जाता है तो बच्चों की उत्सुकता और रुचि बनी रहती है। अगर बच्चों को सीधे नियम बता देंगे और उसके बारे में कुछ बताएंगे नहीं ये कहाँ से आया, तो उनकी उसमें रुचि नहीं रहेगी और वो सिर्फ नियम को याद कर लेंगे। इससे रटने की प्रवृत्ति पर बल होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चों को रटवाना नहीं है, हमें उन्हें समझाना है। आगे देखते हैं आगमन विधि के कुछ दोष भी हैं। क्या क्या दोष हैं इसमें, फर्स्ट देखते हैं इस विधि के शिक्षण में समय और परिश्रम दोनों ही अधिक लगता है। कई उदाहरणों से बच्चों को नियम निकलवाया जाता है जिससे इसमें समय भी अधिक लगता है और परिश्रम दोनों ही अधिक लगते हैं। नेक्स्ट है बड़ी कक्षाओं के बालकों के लिए यह उपयोगी नहीं होता क्योंकि इस विधि के शिक्षण से निर्धारित समय में विस्तृत पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कराया जा सकता। बड़ी कक्षाएं होती हैं जो उनमें उनका पाठ्यक्रम काफ़ी विस्तृत होता है और अगर हम आगमन विधि से पढ़ाएंगे तो इसमें कई सारे उदाहरण प्रस्तुत करना, उसके बाद नियम निकलना, फिर उसका सत्यापन करना, ये सब जब किया जाएगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और जो निर्धारित पाठ्यक्रम होगा उसे पूरा करने में कठिनाई होगी। कभी कभी तो पाठ्यक्रम पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो ये इसके हो गए दोष। आगे देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। उपयोग, इस विधि का प्रयोग मुख्यतः अंकगणित में, बीजगणित में और त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है, अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति। आगे देखेंगे हम निगमन विधि क्या होती है। निगमन विधि जो होती है ये आगमन विधि की बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। आगमन विधि में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले उदाहरण बताते हैं, कई उदाहरणों के माध्यम से सूत्र या नियम निकाला जाता है। और निगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले सूत्र बता दिया जाता है बच्चों को फिर उसका स्पष्टीकरण दे दिया जाता है या उसे उदाहरणों द्वारा उसको सत्यापित कर दिया जाता है। तो ये हो गई हमारी निगमन विधि। निगमन विधि के जन्मदाता कौन थे, अरस्तु। आगमन विधि के जन्मदाता भी अरस्तु और निगमन विधि के जन्मदाता भी अरस्तु। नेक्स्ट पॉइंट है इस विधि के शिक्षण में अध्यापक अध्याय से संबंधित नियम या सूत्र को पहले लिख देता है, उसके बाद उदाहरण से उसका स्पष्टीकरण करता है। जैसे हमने ऊपर बताया कि सबसे पहले नियम या सूत्र बता दिया जाता है बच्चों को, फिर उदाहरणों द्वारा उसका स्पष्टीकरण कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इस विधि को स्मृति केंद्रित विधि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, स्मृति केंद्रित विधि के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं
निगमन जो विधि है, निगमन विधि में निम्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने आगमन में पढ़ा था कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, वैसे ही निगमन विधि में भी कुछ शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर। हमने आगमन विधि में आपको बताया था कि जो सूत्र होता है वह सामान्य होता है और जो उदाहरण होते हैं वह विशिष्ट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले सूत्र, उसके बाद उदाहरण। ये उसका जस्ट विपरीत होता है। तो हमारे सूत्र क्या हो गए? ऊपर हमने आपको बताया भी था, सूत्र जो होते हैं सामान्य होते हैं। ऐसे समझ सकते हैं इसे कि जब भी किसी सवाल को सूत्र की सहायता से करते हैं तो वह सामान्य लगता है, और जब जब भी किसी सवाल में कोई सूत्र नहीं लगाते, उसे बस हल करते चले जाते हैं उदाहरणों के माध्यम से या किसी भी तरह से, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और वे विशिष्ट हो जाता है। तो हमारा सूत्र हो गया सामान्य और उदाहरण हो गया विशिष्ट। तो ये हो जाएगा हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऐसे ही सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सूत्र क्या हो गया? सूक्ष्म। एक सूक्ष्म सूत्र जो है वो सूक्ष्म हो गया, और उदाहरण काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़े तरीके से उदाहरणों से समझाया जाता है, तो वह हो गया हमारा स्थूल। अज्ञात से ज्ञात की ओर। सूत्र तो अज्ञात होता है, बच्चे के सामने एकदम से रख दिया जाता है, बच्चा उसे जानता तो नहीं है पहले से, तो सूत्र हमारा हो गया अज्ञात। और जब उदाहरणों के द्वारा उसका स्पष्टीकरण करेंगे तो उदाहरण हो गए ज्ञात। तो यहाँ पे हो गया अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो प्रयोग किया जाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ये सब आगमन विधि के जस्ट विपरीत हैं। आगे देखते हैं निगमन विधि के सोपान। निगमन विधि के कितने सोपान हैं? इसके भी 4 सोपान हैं। जैसे आगमन विधि के 4 थे, वैसे ही निगमन विधि के भी 4 सोपान हैं। फर्स्ट है सिद्धांत का ज्ञान देना। सिद्धांत का ज्ञान देना मतलब सूत्र लिखना, सूत्र देना, या सूत्र या नियम कहीं पे लिख देना। सेकंड है विभिन्न उदाहरणों से सिद्धांतों का प्रयोग करना। जो सूत्र बच्चों को देना, फिर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना जिनमें उन सूत्रों का प्रयोग किया गया हो। तो ये हो जाएगा हमारा विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न उदाहरणों से सिद्धांतों का प्रयोग करना। नेक्स्ट है सिद्धांतों की सत्यता का निरीक्षण करना। जब विभिन्न उदाहरणों में सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यह निरीक्षण करेंगे कि जो हमारा सूत्र है वह सही है या नहीं। जो हमारा सिद्धांत है उसकी सत्यता का उसके बाद निरीक्षण करेंगे। और चौथा सोपान कौन सा है? अन्य उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का पूर्ण सत्यापन करना। पहले एक उदाहरण में उस सिद्धांत का प्रयोग करना, फिर उसकी सत्यता का निरीक्षण करना, उसके बाद अन्य कई उदाहरण देकर बच्चों को सिद्धांतों का पूर्ण सत्यापन करना। जो सिद्धांत है उसका पूर्ण रूप से सत्यापन कई उदाहरणों के माध्यम से करवाना। तो ये हमारे हो गए निगमन विधि के 4 सोपान। नेक्स्ट देखते हैं निगमन विधि के गुण। इसके भी निगमन विधि के भी गुण हैं, दोष हैं, इसका उपयोग है। देखते हैं क्या गुण है इसके। फर्स्ट है इस विधि में शिक्षण में समय और परिश्रम दोनों की ही बचत होती है। आगमन विधि में क्या था? दोनों ही काफ़ी ज़्यादा लगते थे, समय और परिश्रम दोनों ही, जबकि निगमन विधि में समय और परिश्रम दोनों की ही बचत होती है। नेक्स्ट है बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए यह उपयोगी विधि है। आगमन विधि जो थी वह छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी थी, और निगमन विधि जो है वह बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी विधि है। नेक्स्ट है जब समया भाव हो तब इस विधि का प्रयोग करना ज़्यादा उचित होता है। मतलब जब समय कम हो तब हम निगमन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा किया जा सकता है। आगमन विधि में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो समय भाव में हम निगमन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इस विधि के शिक्षण से गणित का कार्य अत्यंत सरल और सुविधाजनक हो सकता है। क्या हो सकता है? गणित का जो कार्य है वो अत्यंत सरल और सुविधाजनक हो सकता है, आसानी से पाठ्यक्रम को पूरा किया जा सकता है। अब निगमन विधि के कुछ दोष भी हैं, देखते हैं कौन कौन से दोष हैं। फर्स्ट है हमारा यह विधि रटने की प्रवृत्ति पर जोर देता है। आगमन विधि में था कि बच्चों से ही उदाहरणों के माध्यम से उसके नियम निकलवाए जाते थे, जिससे उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है? निगमन विधि में सबसे पहले सूत्र दे दिया जाता है, बच्चे उसे रट लेते हैं, फिर उसके माध्यम से अपने सवाल हल करते रहते हैं। तो यहाँ पर हो गया रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है। नेक्स्ट है छोटी कक्षा के बालक के लिए यह उपयुक्त विधि नहीं है। छोटी कक्षा के बालकों के लिए रटवाना नहीं बच्चों को, बल्कि समझाना है। तो ये छोटी कक्षा के बालकों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी विधि नहीं है, ये इसके दोष हैं। नेक्स्ट है इस विधि में बालक यंत्रवत कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? यंत्रवत, क्योंकि वह अमूक कार्य इस प्रकार ही क्यों कर रहा है उसे पता नहीं है।
बच्चे को सिर्फ सूत्र बताया गया है, वो कहाँ से आया, कैसे आया, ये कुछ नहीं बताया गया। तो वह उस सूत्र का प्रयोग क्यों कर रहा है, उस प्रकार ही क्यों कर रहा है, वहाँ पर ही क्यों कर रहा है, इस सब का ज्ञान बच्चों को नहीं होता। बस उसे ये पता होता है कि हाँ, इस सूत्र से हमें ये सवाल हल कर लेना है। तो बच्चा एक यंत्रवत रूप में कार्य करता है। आगे देखते हैं। गणित के शिक्षण में यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि के खिलाफ मानी जाती है। गणित के शिक्षण में जो निगमन विधि है वह मनोवैज्ञानिक विधि के खिलाफ मानी जाती है, क्योंकि यह रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, इसलिए यह मनोवैज्ञानिक विधि के खिलाफ मानी जाती है। इसके द्वारा जो अर्जित ज्ञान होता है वह अस्पष्ट एवं अस्थायी होता है, जबकि आगमन विधि के द्वारा जो अर्जित ज्ञान था वह स्पष्ट था और स्थायी भी था। और यहाँ पे क्या है, अस्पष्ट एवं अस्थायी है। अब देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। यह विधि बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति के शिक्षण में उपयोगी है। यह भी बीजगणित, रेखागणित और त्रिकोणमिति के शिक्षण में उपयोगी होती है। नेक्स्ट, सूत्रों की मदद से परिमाप, क्षेत्रफल, व्यास, परिधि आदि ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, सूत्रों की मदद से ज्ञात किया जाता है, जबकि जो आगमन विधि थी वहाँ पे सूत्रों को निकाला जाता था, उदाहरणों के माध्यम से सूत्रों को स्थापित किया जाता था या सूत्रों को निकाला जाता था, जबकि निगमन विधि में सूत्रों की सहायता से सवाल हल कर लिए जाते हैं। वीडियो हमारा ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।